नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो है हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, जैसे में कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। हम लोग पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको इस वीडियो में जो है पूरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी को मैं आपको बताऊंगा। 2 पॉइंट आपको बताऊंगा एकदम थ्योरी के साथ। इससे जो है आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, हमेशा की तरह हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है, यानी इकोनॉमी प्लानिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, संसाधनों का उचित उपयोग एवं देश के विकास के लिए सरकार प्लानिंग करती है, जिसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। देखिए, सरकार को भविष्य में क्या करना है उसका प्लानिंग जो है वो पहले ही कर लेती है कि हमें किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक पैसा को खर्च करना है। तो ये प्लानिंग जो है पहले ही वो कर लेती है, पहले ही पूर्वानुमान लगा लेती है। उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं, यानी इकोनॉमी प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि विश्व में सबसे पहले नियोजन का काम किस देश में हुआ था, तो रूस में हुआ था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले नियोजन किस देश में हुआ था, तो रूस में हुआ था। और रूस में किसने किया था, तो रूस के ही एक नेता थे जोसेफ स्टालिन। ध्यान रखना है इस नाम को, जोसेफ स्टालिन थे, रूस के नेता हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने देश में प्लान बनाया था, नियोजन किया था कि हमें भविष्य में क्या क्या कार्य करना है। ठीक है। और वही यदि भारत की बात करें कि भारत में सबसे पहले नियोजन का जिक्र किसने किया था, तो एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले नियोजन का जिक्र तो एम विश्वेश्वरैया ने किया था। एम विश्वेश्वरैया का ही एक पुस्तक है प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यह पुस्तक जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक में एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन का जिक्र किया था, यानी भारत में प्लान का जिक्र किया था कि भारत में भी प्लान बनाना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है, जो आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसी पुस्तक के बाद से जो है भारत में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, यानी बड़े बड़े लोग और सरकार जो है नियोजन करने लगे, प्लान बनाने लगे। और उसी के साथ देखिए कि 1938 ईस्वी में भारत में नियोजन की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, अधिवेशन का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, उसी को अधिवेशन कहा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय सरकार था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है हरिपुरा में अधिवेशन हुआ और उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है कहाँ पर किया गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के। ठीक है। और यह जो है क्या करेगा, तो नियोजन का कार्य करता था। यह समिति किसका कार्य करेगा, नियोजन का, मतलब प्लान बनाने का काम करेगा। ठीक है। इसी में आपसे पूछता है कि इस समिति का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कहेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यही राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है योजना प्रस्तुत की गई, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। देखिए, बॉम्बे प्लान यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बॉम्बे प्लान किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मुंबई के जो 8 उद्योगपति थे, उन्होंने जो है भविष्य में उद्योग से संबंधित मुंबई में क्या करना है उसका प्लान आगे ही बना लिए थे। उसी को जो है बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। तो ये आपसे पूछेगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद देखा गया कि नियोजन की व्यवस्था जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जो भी हमें भविष्य में करना है उसका प्लान पहले ही बना लो और उसी रास्ते पर चलो, तो उससे देश का भी विकास होगा और हर क्षेत्र में भी विकास हो जाएगा और सबके लिए अच्छा भी रहेगा।
इसलिए कहा गया कि हर साल जो है इसका योजना बनाया जाए। लेकिन फिर सोचा गया कि इसके लिए योजना बार बार बनाएगा कौन, इसीलिए जो है एक अलग आयोग का गठन किया गया कि वह आयोग जो है दिन रात केवल इसी बात पर विचार करेगा, वही प्लानिंग बनाएगा, क्योंकि एक अलग आयोग हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग जो है वही प्लानिंग बनाने का काम करता है। तो अब आइए हम योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आइए हम योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था केसी नियोगी के द्वारा। केसी नियोगी कौन थे, तो यह एक नेता थे, इन्हीं के द्वारा जो है प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1950 ईस्वी के बाद से जो है योजना आयोग भारत में योजना बनाने लगा। उसी को जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है और यह जो है 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसको जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे, ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वही अगर अंतिम उपाध्यक्ष पूछे कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतना बात आपको योजना आयोग के संबंध में ध्यान में रखना है। अब देखिए, योजना आयोग के स्थान पर जो है इसके बाद नीति आयोग को लाया गया। अब आइए हम नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, योजना आयोग जो है वो 2014 तक चला, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी जी का एक काम है कि इन्होंने जो है योजना आयोग को हटाकर उसके स्थान पर ही नीति आयोग ला दिए, जो कि नीति आयोग भी ठीक उसी तरह कार्य करता है जैसे कि योजना आयोग पहले करता था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की घोषणा किसने किया था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और इसको जो है नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। यानी योजना आयोग 2014 तक ही था, उसके बाद नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा। और यह भी जो है भारत में योजना बनाने का ही काम करता है नीति आयोग। बस इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है जो कि योजना आयोग में नहीं था, उसको हम देख लेते हैं। जैसे यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था के रूप में काम करता है। कौन काम करता है, तो नीति आयोग काम करता है। जबकि योजना आयोग जो है वह केवल और केवल केंद्र सरकार के सलाह देता था, केंद्र सरकार के लिए केवल कार्य करता था, राज्य सरकार के लिए कार्य नहीं करता था योजना आयोग। लेकिन जो नीति आयोग है यह केंद्र सरकार के लिए भी कार्य करता है और राज्य सरकार के लिए भी कार्य करता है, यानी दोनों के लिए कार्य करता है। इसलिए ये योजना आयोग से थोड़ा अलग हो जाता है। वही एक और बात है इसमें, यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देता है। मतलब जैसे राष्ट्रीय मुद्दा का मतलब क्या हुआ कि अगर केंद्र सरकार से और किसी राज्य से विवाद हो गया तो उन दोनों को सलाह देने का काम करेगा नीति आयोग और बताएगा केंद्र सरकार को कि आपका यहाँ पर क्या दायित्व बन रहा है, और राज्य सरकार को भी बताएगा कि आपका यहाँ पर क्या दायित्व बन रहा है। तो ये सलाह देता है। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर भी सलाह देगा। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में जो है किसी बात को लेकर विवाद हो गया, भारत और चीन में किसी बात को लेकर विवाद होगा, जैसे अक्साई चीन के लिए विवाद हमेशा चलता रहता है। तो वहाँ पर जो है नीति आयोग भारत सरकार को सलाह देगा कि आपको यहाँ पर कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर जो सलाह दे रहा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सलाह देता है, जबकि योजना आयोग में ऐसा नहीं था, वो केवल केंद्र सरकार के लिए था। ठीक है, तो यही बेसिकली इसमें अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। हालांकि ये भी जो है योजना ही बनाता है नीति आयोग, और योजना आयोग भी योजना बनाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान की बात करें तो सुमन बेरी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है।
और वही नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन है, नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, तो श्री BR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है यानी सीईओ है नीति आयोग के। ठीक है, तो इतना सारा बात जो है आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग से, इससे प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NDC। अब इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम था कि योजना आयोग जो योजना बनाता था यानी जो प्लान बनाता था यानी पंचवर्षीय योजना जो बनाता था उसका अंतिम रूप प्रदान करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी योजना आयोग द्वारा बनाए गए जो भी योजना थी उसको जो है वेरीफाई करता था कि जो योजना बनाया गया है वह योजना वास्तव में ज़रूरी है कि नहीं है, वह बढ़िया है कि नहीं है, देश के विकास के लिए है कि नहीं है, उसको अंतिम रूप प्रदान करता था। मतलब वह जब NDC योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को वेरीफाई करता था तभी जाकर वह योजना जो है पूरे देश में लागू होता था, अन्यथा वह लागू नहीं होता था। जब तक NDC उसको वेरीफाई नहीं करता यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, तब तक योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को लागू नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी का गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, ध्यान में रखना है। और इसके सदस्य कौन होते थे, तो केंद्रीय मंत्री परिषद, मतलब केंद्र में जो मंत्री हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पर प्रशासक होते हैं जो उसके बदले कार्य करते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये जो थे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के सदस्य थे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका काम क्या है, तो यह योजना आयोग द्वारा बनाए गए जो भी योजना थी उसको अंतिम रूप प्रदान करता था। लेकिन देखिए कि जब नीति आयोग आया तो इसका काम जो है खत्म हो गया, NDC का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि नीति आयोग का अपना एक अलग से टीम है जो किसी भी योजना का अंतिम निर्णय देती है। मतलब पहले योजना आयोग जब थी तो योजना आयोग के साथ साथ NDC थी। जब योजना आयोग कोई भी नियम बनाती थी तो NDC उसको वेरीफाई करती थी, लेकिन जब नीति आयोग आया तो NDC को खत्म कर दिया गया, योजना आयोग भी खत्म हो गया, NDC भी खत्म हो गया। नीति आयोग आया क्योंकि नीति आयोग का अपना एक खुद का टीम है नीति आयोग में ही, जो इस बात का निर्णय लेती है यानी किसी भी योजना का अंतिम रूप दे देती है। जैसे नीति आयोग ही बनाएगी कोई भी नियम, कोई भी योजना, चाहे कोई भी प्लान, और नीति आयोग ही उसको वेरीफाई कर देती है कि ये जो है सही है। ठीक है, इसलिए NDC का काम खत्म कर दिया गया। देखिए अभी तक आप जितना पढ़े योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के बारे में, नीति आयोग के बारे में, तो ये तीनों जो है ये गैर संवैधानिक है। मतलब इन तीनों का चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, अलग से इनको लाया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक है, तो उसमें जो है इनमें से कोई ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया है, मतलब 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। अब आइए हम 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम समझते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से शुरू होकर 1956 तक चला था, यानी कुल 5 वर्ष तक चला था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से हुई थी। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है। इसका मुख्य प्राथमिकता क्या था, तो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। मुख्य प्राथमिकता का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया था, तो कृषि एवं सिंचाई पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। यह भी पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ध्यान रखिएगा डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए यह इस योजना में क्या क्या हुआ था। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चालू किया गया, उसी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मतलब है कि जब रेडियो पर पहले जो है
आकाशवाणी केंद्र में आपका स्वागत है, ऐसे बोलता था रेडियो में जब हम लोग सुनते थे। तो वही है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इसका प्रारंभ किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया, दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया और हीराकुंड बांध जैसी अनेक परियोजनाओं का जो है लाया गया, परियोजनाओं का निर्माण किया गया। क्योंकि परियोजना बनाने का मकसद, परियोजना का मतलब होता है कि नदी पर बांध बनाना। नदी पर बांध बनाएंगे तभी तो खेतों का सिंचाई होगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसी पर जोर दिया गया था, कृषि एवं सिंचाई पर। इसलिए बांधों का निर्माण बहुत तेजी से किया गया। ठीक है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया। जितना भी चीज़ था इम्पोर्टेंट मैंने आपको सब बता दिया। यहीं से आपसे एग्जाम में प्रश्न जो है पूछेगा। अब आइए हम पढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए इसकी शुरुआत जो है 1956 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी में खत्म हुआ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इसकी मुख्य प्राथमिकता थी आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास करना। भारी उद्योग का मतलब क्या होता है, जैसे लोहा टीना हो गया, इस्पात हो गया, तो ये सब जो है भारी उद्योग है। तो इन्हीं पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने का भी मॉडल पूछता है मैं सब आपको बताऊंगा कि किसका किसका मॉडल पूछता है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछेगा कि किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, इस योजना में राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। ये सब जो है इस्पात कारखाना है जिनकी स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और इसके साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब ट्रेन का जो कोच होता है उसको बनाने वाली फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। और चित्तरंजन लोकोमोटिव की भी स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। और 5 साल तक चला, तो यानी 1966 तक चला। ठीक है, इस योजना में भारत के अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया। यानी भारत को, अर्थव्यवस्था को कहा गया कि आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वतः फूर्तिवान बनाएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, लेकिन देखिए कि यह योजना पूरी तरह से असफल रही। क्योंकि इस दौरान जो है भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में और भीषण सूखा पड़ गया। इस वजह से यह योजना जो है असफल हो गई। क्योंककि किसी भी देश में 3 आपदाएं अगर लगातार झेल लिया जाए तो देश का सारा पैसा जो है खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है बड़े बड़े 2 गो युद्ध झेल लिए, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, उसमें भी सूखा पड़ गया। तो जितना भी देश का पैसा था सब इन्हीं आपदाओं में लग गया। इस वजह से सरकार के पास जो है पैसा नहीं रहा। एक भी पैसा न रहने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह असफल हो गया, मतलब विफल हो गया। लेकिन फिर भी देखिए कि इस योजना के तहत जो है बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे में 1964 में देखिए कि रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो इस यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि झारखंड के बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई किन देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से 1964 में। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई। नाम आप सुने होंगे, इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी आईडीबीआई। इसकी स्थापना की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और देखिए कि 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई एवं कृषि कीमत आयोग यानी एपीसी की स्थापना की गई। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई क्या है कि यह सरकार द्वारा स्थापित है, मतलब सरकार इसकी स्थापना की है। और यह जो है किसानों से अनाज खरीदती है। जो भी किसान के पास अनाज है उसको खरीदने का काम कौन करते हैं? तो एफसीआई करती है। और कृषि कीमत आयोग जो है ये अनाज का दाम बताती है। जैसे मान लीजिए कि इस साल जो भी अनाज हुआ किसान के द्वारा, तो उस अनाज का प्राइस सेट करेगी एपीसी यानी कृषि कीमत आयोग, कि इस अनाज को कितना में बेचा जाएगा और उसी दाम पर जो है सरकार उससे खरीद लेगी किसान से। ठीक है, तो ये एक काम करती है। तो इतना सारा कार्य जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया असफल होने के बाद भी। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार के पास एक भी रुपया नहीं बचा।
क्यों नहीं बचा? क्योंकि हम लोग 3-3 आपदाएँ झेल चुके थे। इस वजह से सारा पैसा उसी में लग गया, तो एक भी रुपया हमारे पास नहीं बचा। इसलिए सरकार सोची कि अब हमारे पास तो उतना रुपया नहीं है कि हम 5 साल की योजना लाएँ। इसलिए सरकार सोची कि क्यों ना हम छोटे समय के लिए कोई योजना लाएँ। इसलिए सरकार 3 वर्ष की योजना लाई। कितने वर्ष की? तो 3 वर्ष की। उसी को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुआ और 1966 में ख़त्म हुआ 5 साल के बाद। तो 1966 के बाद जो है 3 वर्ष की योजना आया। 1966 के बाद कौन आएगा? 67, 68 और 69। तो यही 3 वर्ष जो है योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था, इस वजह से 5 साल के लिए योजना नहीं लाई। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ले आई, 67 में, 68 में और 69 में। इसी को योजना अवकाश हम लोग कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक ये चला था योजना अवकाश। ठीक है, इस दौरान देखिए कि कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। किस क्षेत्र पर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर, क्योंकि सूखा पड़ गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और 1966-67 में ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो 1966 से 67 में। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है 2 तरह से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न कहेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो योजना अवकाश में। यदि योजना अवकाश ऑप्शन में न रहे तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना जरूर देगा, तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है टिक लगाना है। ठीक है, और हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति के जनक भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको योजना अवकाश समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को। अब हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, क्योंकि योजना अवकाश जो है 1969 में ख़त्म हुआ और हम लोग जो है भारत यानी मजबूत हो गया, पैसा के दृष्टिकोण से मजबूत हो गया, इसलिए फिर से अब 5 वर्ष की योजना लाने लगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया 1969 में। यह योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास या आत्मनिर्भरता। मतलब स्थिरता के साथ मतलब धीरे धीरे जो है आर्थिक विकास करना और आत्मनिर्भर बनना, इसका उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है D.R. गाडगिल ने तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो D.R. गाडगिल ने तैयार किया था। इस योजना के तहत 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जब किसी प्राइवेट कंपनी को यानी निजी कंपनी को सरकार अपने अंडर में ले लेती है, यानी उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है, तो उसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है 14 गो बैंक को सरकार अपने अंडर में ले ली। ठीक है, तो उसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के तहत किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और 1974 में देखिए कि परमाणु परीक्षण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में ही, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। आपको पता भी होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो है परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। उसके साथ देखिए कि सूखा प्रवण क्षेत्र यानी DPAP की 1973 से 74 में शुरुआत की गई। ये DPAP क्या है? तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सूखा क्षेत्र को चिन्हित करके पूरे देश में और उसको हरा भरा करने का प्रयास किया जाता था। इसी को जो है इसी कार्यक्रम का नाम पड़ा सूखा प्रवण क्षेत्र यानी DPAP। तो इसकी भी शुरुआत जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया और ये जितने बात यहाँ पर लिखा गया है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब प्रश्न पूछेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना से, तो इसी में से कोई ना कोई चीज़ उठाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 में शुरू हुआ था और 1979 तक इसको जाना था। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। मतलब गरीबी को पहले ख़त्म करें, उसके बाद आत्मनिर्भर बनेंगे।
इसके तहत जो है 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, किसी भी व्यक्ति के लिए यह न्यूनतम आवश्यकता है। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया। ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी की स्थापना की गई। ग्रामीण बैंक का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि बिहार में ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो इन सभी ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया 2 अक्टूबर 1975 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। 1978 में देखिए कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपसे प्रश्न पूछेगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। मतलब काम करिए और उसके बदले अनाज लीजिए, पैसा दिया जाता है लेकिन अनाज लीजिए। ठीक है, वही है ये। उसके बाद देखिए कि जनता पार्टी की सरकार ने जो है 1978 में ही पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, क्योंकि जब पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो उसी वक्त जो है कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार जीत गई। ठीक है। तो जब जनता पार्टी यानी बीजेपी की जब सरकार आई तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद कर दी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में चालू हुआ और 1978 में ये बंद हो गया। मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल तक चला, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई तो 4 साल के बाद ये बंद कर दी 1978 में। और इसके स्थान पर जो है बीजेपी छठी पंचवर्षीय योजना ला दी 1978 से लेकर 80 तक। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना को ये 2 साल चलाएं बीजेपी की सरकार ने। ठीक है। उसके बाद देखिए कि फिर बीजेपी की सरकार गिर गई और बीजेपी की जब सरकार गिरी तो फिर कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार जो है अब 1980 से फिर छठी पंचवर्षीय योजना को चालू कर दी और 1985 तक चलाई। ठीक है। तो इसको मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में स्टार्ट हुआ और 1978 में बंद हो गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई। 1978 में बीजेपी की सरकार जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद करके 1978 से छठी पंचवर्षीय योजना चालू कर दी और 2 साल तक ही चलाई, क्योंकि 2 साल तक ही बीजेपी की सरकार चली और उसके बाद सरकार जो है गिर गई। तो 1980 तक चला छठी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर कांग्रेस जो है छठी पंचवर्षीय योजना को चालू कर दी 1980 से और 1985 तक चलाई। इसलिए प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो 2 बार शुरू किया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि एक बार बीजेपी वाले ने चालू किया था 1978 से 1980 तक 2 साल चलाया और फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो छठी पंचवर्षीय योजना को 1980 से चालू की और 1985 तक ले गई। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तो देखिए छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। इस योजना के तहत गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। मतलब रोजगार सृजन का मतलब रोजगार को बढ़ावा देना था इस योजना के तहत। योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। इसमें कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको जो है प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो गरीब है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है। तो गरीब है तभी तो नहीं खा रहा है। और वही शहरी क्षेत्र में कहा गया कि शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनको प्रतिदिन अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो गरीब है। तो यही परिभाषित किया गया। अब आप सोचिएगा कि शहरी क्षेत्र में ऊर्जा कम क्यों है और ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा ज़्यादा क्यों है। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अधिक खटते हैं तो उनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र के लोग जो है दिमाग से ज़्यादा कार्य करते हैं, कंप्यूटराइज ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 1980 में देखिए कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में ही। तो नाम भी इसका है छठी और इसमें जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है, तो ये कृषि से संबंधित जो है किसानों को लोन देता है और उपकरण देता है, कृषि से संबंधित जो भी उपकरण है उसको। तो इसकी जो है स्थापना किया गया 12 जुलाई 1982 को। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी और यह 1990 तक चला था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कंप्यूटराइज दुनिया, मतलब डिजिटल इंडिया। आत्मनिर्भर बनाना था और सामाजिक न्याय पर जो है बल देना था। इसके लिए जो है रोजगार पर, उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दिया गया। अब देखिए, किसी को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसको रोजगार दे दीजिए, वो खुद कमा के खुद खाएगा, आत्मनिर्भर बन गया। और रोजगार कैसे बढ़ेगा? तो उत्पादन बढ़ाएंगे, तो यानी उत्पादन में वृद्धि करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों पर जो है जोर दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और देखिए कि अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है उसका लक्ष्य जो है 5% रखा गया था, लेकिन हमें जो है 6% प्राप्त हुआ, यानी वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर जो है अर्थव्यवस्था का लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5% से 6% प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसी योजना के तहत देखिए कि 1988 में सेबी की स्थापना किया गया। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है ये शेयर मार्केट से संबंधित है, इसका स्थापना किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। देखिए, स्पीड पोस्ट क्या होता है डाक विभाग में? मतलब जो पोस्ट ऑफिस को आप जानते हैं उसमें स्पीड पोस्ट की एक व्यवस्था होती है कि किसी भी खत को, किसी भी मैसेज को या फिर किसी भी वस्तु को अगर किसी के पास जल्दी पहुंचाना है तो हम लोग स्पीड पोस्ट कर देते हैं। उसमें जो है थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, मतलब तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। तुरंत का मतलब 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, दूरी के हिसाब से। तो इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी और ये 1997 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। देखिए, मानव संसाधन क्या होता है कि जब एक मानव दूसरे मानव का काम आता है तो उसी को मानव संसाधन कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, तो यह जो है मानव है और ये दूसरे मानव के काम आते हैं, इसलिए इनको मानव संसाधन कहते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन पर ही जोर दिया गया, इसी के विकास पर जोर दिया गया। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें 2 ही महत्वपूर्ण है, पूछेगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी और ये 2002 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। आर्थिक समृद्धि करना ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत जो है 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें किन चीज़ों पर जोर दिया गया? तो 4 क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। पहला है जीवन स्तर पर, मानव का जीवन स्तर सुधार देना है। रोजगार सृजन पर, मतलब रोजगार बढ़ाना है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनाना है। और क्षेत्रीय संतुलन, मतलब हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पर जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी और ये 2007 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि प्रति वर्ष जीडीपी को 8% बढ़ाना है, मतलब प्रति वर्ष जीडीपी में 8% की वृद्धि करना है। यही लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा जरूर। गरीबी रेखा को जो है, यानी गरीबी को 2012 तक 26% से घटाकर 15% पर लाना था। जब 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था यानी 2002 में, तो उस समय देश में गरीबी था 26%। तो लक्ष्य रखा गया कि 2012 तक जो है 26% से घटाकर इसको 15% तक ला देना है। वही साक्षरता दर की बात करें तो इसको 75% तक पहुंचाना था। मतलब देश की जो जनसंख्या थी, 75% जनसंख्या को साक्षर बनाना था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2007 में हुई, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में खत्म हो गई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 2007 में और 2012 तक चली। इसका उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, मतलब हर क्षेत्र में बराबर विकास करना, इसका लक्ष्य रखा गया। इसमें जीडीपी की वृद्धि कितना हुई थी, तो 7.9% हुई थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, तो 7.9% थी। और लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 9% रखा गया था, जबकि हुआ कितना, तो 7.9%। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब जो है पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है, आगे बताएंगे कि क्यों किया गया है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 2012 में हुआ था और यह 2017 तक चला था। इसका उद्देश्य था तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, मतलब आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करना। जैसे में कि पानी हो गया, कोयला हो गया, खनिज संसाधन हो गया, ये सब आने वाली पीढ़ी के लिए जो है जरूरी है, तो इसको बचाना भी जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखकर विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अब देखिए वार्षिक औसत के आधार पर इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें वृद्धि हुआ था, क्योंकि सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना और सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, शुरू वाला और लास्ट वाला, क्योंकि प्रश्न उठाता है तो ज़्यादा इन्हीं दोनों से उठाता है। और ये जो है डेटाबेस जो है ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर कितना था, तो 8.2% था। ठीक है। वही कृषि क्षेत्रक वृद्धि दर कितना था, तो 4% था। उद्योग क्षेत्रक वृद्धि दर कितना था, तो 8.1% था, ये पूछा हुआ प्रश्न है। सेवा क्षेत्रक वृद्धि दर कितना था, तो 9.1% था। और बचत दर जीडीपी का कितना था, तो 36.2% था। और निवेश दर कितना था, तो 38.7%। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है। जैसे ही नीति आयोग आया तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही रखा गया, उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दिया गया और लंबे लंबे जो है योजना बनाने लगे, मतलब 10 साल 20 साल की योजना हम लोग जो है तैयार करने लगे, नीति आयोग जब से आया तब से। तो इसलिए जो है 12 तक ही पंचवर्षीय योजना भारत में है, यानी बना है। अब जो है लंबा लंबा पंचवर्षीय लंबा लंबा योजनाएं अब बनता है, 10 बरस का, 20 बरस का। ठीक है। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और आप जो है पहले बनाने का प्रयास करिएगा अपने से, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो आपको पता है कि एनडीसी को है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है, जब योजना आयोग कोई भी योजना बनाता है तो उसको अंतिम रूप प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की दर क्या थी, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 7.9 था, जबकि लक्ष्य रखा गया था 9% का। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य संबंध होता है, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, मतलब पंचवर्षीय योजना को जो है अंतिम रूप प्रदान करने का यह काम करता है। उसके बाद प्रश्न है कि 12वीं योजना में औद्योगिक विकास दर क्या थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना अभी आप पढ़े उसमें औद्योगिक विकास दर क्या थी, मैंने कहा था ना कि ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.1%। देखिएगा यूपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, 8.1% जो है इसमें औद्योगिक विकास दर था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, वह तिथि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, तो 2012 में शुरू हुआ और 2017 में खत्म हुआ, यानी 5 साल के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्रश्न है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1966 से 1969। मैंने आपको बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश की अवधि की शुरुआत हुई थी 1966 से 1969 तक, 3 साल तक ही चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। यही था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है, बताना है कि आर्थिक नियोजन कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में है। ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि समवर्ती सूची में जो है आर्थिक नियोजन को रखा जाता है, यानी प्लानिंग को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, प्रथम द्वितीय ये मॉडल वाला जो है आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बताया था महाल-लोबिस मॉडल पर, पीसी महाल-लोबिस मॉडल पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ था, गरीबी उन्मूलन था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो देखिए, छठी योजना को जो है रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।